हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम सौरभ यादव। आज यहाँ पर आपको बायोलॉजी का लेक्चर दिया जाएगा। बायोलॉजी का पहला लेक्चर होगा। लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके थे बायो के, लेकिन इंटरनेट की वजह से अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। हम अभी इस समय गांव में हैं अपने, तो इसलिए यहाँ पर इंटरनेट की समस्या है, जिसकी वजह से 1 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर जो हमने अपलोड की मतलब रिकॉर्ड किया है वो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए नहीं तो अब तक आपको लेक्चर सभी मिल गए होते। अभी हम कल से ही परेशान हैं अपलोड करने का, अपलोड नहीं हो पा रहा है लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम प्रयास करेंगे कि कम समय में 20 मिनट का लेक्चर या 25 मिनट के लेक्चर में चीज़ें ख़त्म की जाएँ, पूरा एक चैप्टर ख़त्म किया जाए। और उसके अलावा आप लोग एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न, मिडेवल तीनों आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जो ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो आपको दिए जा चुके हैं। इसके अलावा आपको करंट अफेयर का घटनासार पूरा सही तरीके से पोस्टमार्टम किया जा चुका है। तो चलिए बायोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला चैप्टर तो हमने नहीं उठाया, क्योंकि पहले चैप्टर में जो चीज़ें हैं वो दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर दूसरे चैप्टर से ही शुरू करेंगे और फिर उसके बाद पहला चैप्टर अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कोशिका एवं ऊतक के बारे में चीज़ें बताई गई हैं। कोशिका और ऊतक चैप्टर का नाम है सेल्स एंड टिश्यूज़। ओके, तो सबसे पहले देखिए, एक छोटी सी इकाई जो होती है, एक यूनिट है सेल। सेल से बनते हैं टिश्यू यानी ऊतक। टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन बनते हैं हमारे शरीर के, और उसके बाद पूरी बॉडी का निर्माण होता है। ओके, तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी। कोशिका के बारे में बहुत कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत कुछ आपको पता होगा कि एक जिसमें एक कोशिका जिस जीव में पाई जाती है वह एक कोशिकीय होता है, जिसमें बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हैं वो बहुत बहुकोशिकीय होता है। तो सीधे महत्वपूर्ण फैक्ट पर चलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है कि कोशिका की खोज यानी सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। और कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी सुमेलित करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कोशिका के विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी और सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। ओके, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणु की है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणु की कोशिका जो है संसार की सबसे छोटी कोशिका है। तो ये याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणु की है। ठीक है, परजीवी जीवाणु यानी परजीवी, दूसरे के ऊपर निर्भर रहने वाले जो होते हैं परजीवी, दूसरे के ऊपर निर्भर होकर जीते हैं। जैसे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कहीं पे रहते होंगे इलाहाबाद, या फिर आप रहते होंगे दिल्ली या लखनऊ में, तो आप डिपेंड हैं अपने परिवार के ऊपर, घर से पैसा पहुंचता है, फिर आप लोग मतलब एक तरह से परजीवी ही हैं आप लोग, है ना। परजीवी जीवाणु की है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, सबसे बड़ी कोशिका है संसार की। ओके, याद रखिएगा। और ये दृष्टि आईएएस की बुक है, दृष्टि आईएएस को ही कंप्लीट किया जा रहा है, क्योंकि इसमें चीज़ें बेहतर दी हुई हैं। चाहते तो लूसेंट से भी कंप्लीट करते, लेकिन उसमें थोड़ा चीज़ें कम दी हुई हैं। ओके, चलिए। तो संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणु की है, और संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका ग्रैन्यूल सेल ऑफ सेरिबेलम है। ग्रैन्यूल सेल ऑफ सेरिबेलम है, सेरिबेलम की ग्रैन्यूल सेल है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में। सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, ये सब मस्तिष्क के पार्ट हैं, उसको हम जब पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको, क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है या ओवम, अंडाणु या ओवम है, सबसे बड़ी कोशिका तथा सबसे लंबी कोशिका जो है कि तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन होती है, तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन होती है। ओके, तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, और कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। ओके, कोशिका विज्ञान कहते हैं। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणु की है, और संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा या एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका ग्रैन्यूल सेल ऑफ सेरिबेलम है, यानी सेरिबेलम की ग्रैन्यूल सेल है। और मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका जो है अंडाणु है, ओवम है, तथा सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन होती है। ओके, अब कोशिका को केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। 2 पार्ट होते हैं, मतलब कि 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यहाँ से इस बार यूपीपीसीएस या यूपीएससी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको अच्छे से देखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड पहला भी चैप्टर है, इसी से रिलेटेड आगे भी चीज़ें हैं, तो इसको याद रखिए, क्योंकि बीच बीच में इनका नाम आता रहता है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे डिफरेंस हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में
इसमें अस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक जो प्रोकैरियोटिक है इसमें केंद्रक का अभाव होता है और यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। याद रखिए पहला पॉइंट कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक का अभाव, यूकैरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं और इसमें उपस्थित होते हैं। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका अनुपस्थित है ना, अभाव ही है इसमें और वहाँ उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें जो गुणसूत्र क्रोमोसोम जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। ओके, और इसमें क्या है, इसमें ये डिफरेंस नहीं है, इसको याद रखिएगा। इसमें कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं और इसमें बिखरे नहीं रहते हैं, इसमें नहीं दिया गया है। इसमें जो है प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में 70S एवं 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में डीएनए जो होता है प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता है एवं हिस्टोन प्रोटीन का पूर्णतः अभाव होता है प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में जो है कि डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है और हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। ये हिस्टोन प्रोटीन का नाम अभी याद रखिए क्योंकि आगे अभी हम बताएंगे आपको डीएनए, आरएनए, जीन, ये सब चीज़ें, गुणसूत्र क्या है, केंद्रक क्या है, सब चीज़ें आपके यहाँ क्लियर होंगी। तो थोड़ा सा धैर्य और धीरज को अपने आसपास बैठाइए और सुनते रहिए। तो प्रोकैरियोटिक में डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता है एवं हिस्टोन प्रोटीन का पूर्णतः अभाव होता है। तो ज़्यादातर चीज़ें जो अभाव वाली हैं वो प्रोकैरियोटिक में है। ओके, ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और है कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या केवल एक होती है। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक गुणसूत्र, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। ओके, इसमें जो है कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, जीवाणु तथा नील हरित शैवाल में पाई जाती है प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, ये कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में। लेकिन ये क्या होती हैं, जीवाणु और विषाणु को छोड़कर ये कोशिकाएं सभी पौधे तथा जंतु में पाई जाती हैं। कौन से, यूकैरियोटिक। फिर से एक बार देखते हैं, प्रोकैरियोटिक में जो है कि केंद्रक का अभाव होता है और यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं और इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें जो है कि गुणसूत्र जो है वो कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं लेकिन इसमें बिखरे नहीं रहते हैं। इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें 70S एवं 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता और हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। इसमें जो कि डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है और हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। ओके, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या केवल एक होती है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में गुणसूत्र एक से अधिक पाए जाते हैं। याद रखिएगा। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया में ही इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक टाइप की ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया में। इसमें विषाणु और जीवाणु को छोड़कर सभी पौधे तथा जंतु में पाई जाती हैं। तो यहाँ तक चीज़ें आप क्लियर रखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो डिफरेंस से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया जा सकता है ना। लेक्चर 20 से 25 मिनट ही रखेंगे। अगर एक लेक्चर में कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम इसको कट कर देंगे। 20 मिनट के बाद दूसरा लेक्चर शुरू हो जाएगा, दूसरा अपलोड किया जाएगा। क्योंकि बड़े लेक्चर अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, हम 2-3 दिन से परेशान हैं कि करें क्योंकि लेक्चर बहुत डिले हो रहे हैं। वैसे हमारे टारगेट से सही चल रहे हैं लेकिन थोड़ा हम और जल्दी ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन हम 4-5 दिन हो गया आए हुए हैं, उसके बाद से लेक्चर आपको स्लो हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज कोशिका द्रव्य अंगक के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बार आपने नाम सुना होगा, क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि किसको कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है श्वसन क्रिया को संपादित करना माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जब ये यूकैरियोटिक कोशिका का में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया जो श्वसन कार्य को संपादित करता है, तो यूकैरियोटिक में कैसे श्वसन कार्य होता है तो उसमें यूकैरियोटिक में मीसोसोम रचनाएं पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के ही समरूप रचनाएं मीसोसोम पाई जाती हैं जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती हैं। किसमें, ये प्रोकैरियोटिक में। ओके, ठीक है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा विमुक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है जो एटीपी किसके रूप में संचित होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट
एटीपी के रूप में संचित होती है, ये भी याद रखिएगा, एटीपी के रूप में संचित होती है। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है और उसी प्रकार की संरचना जो है कि मीसोसोम पाई जाती है प्रोकैरियोटिक में। ओके, और इसका मुख्य कार्य माइटोकॉन्ड्रिया का श्वसन क्रिया को संपादित करना, और वही प्रोकैरियोटिक में मीसोसोम होता है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है जो एटीपी के रूप में संचित रहती है ना। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, मीसोसोम, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यहाँ चीज़ें। माइटोकॉन्ड्रिया में गोलाकार डीएनए एवं 70S राइबोसोम पाया जाता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का लक्षण है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो गोलाकार डीएनए पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लक्षण भी हैं माइटोकॉन्ड्रिया में जो पाए जाते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, अब लवक की बात करें, लवक यानी प्लास्टिड लवक, सीधे सीधे ये जानिए लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, वर्णी लवक, एक अवर्णी लवक। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट जिसको कहते हैं, या पड़ हरित क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरे रंग का होता है। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया के केंद्र हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस जो होती है उसका केंद्र है। ठीक है, इसलिए ये सिर्फ प्रकाश संश्लेषक पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। क्या? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। ठीक है, तो प्लास्टिड नंबर 1। और वर्णी लवक क्या है? ये हरे रंग को छोड़कर पौधों में पाए जाने वाले अन्य रंगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। यही क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। जब क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है तो हरे टमाटर लाल हो जाते हैं, है ना। और पूछा जाता है कि टमाटर लाल क्यों दिखाई देता है, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो लाइकोपिन के कारण कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यही है वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। सेब का रंग क्यों लाल होता है? एंथोसाइनिन के कारण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पपीते का पीला रंग क्यों होता है? कैरिका ज़ैंथिन के कारण पपीते का पीला रंग होता है ना। गाजर कैरोटीन होता है, गाजर कैरोटीन होता है। और हल्दी और चुकंदर का रंग जो होता है, हल्दी और चुकंदर का ज़ैंथोफिल, ठीक है, ज़ैंथोफिल के कारण होता है। याद रखिए, महत्वपूर्ण चीज़ है। ये हरित लवक होगा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और यहाँ पर अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन लवक है जो पौधों के संचय अंगों में पाए जाते हैं। यह पौधों के उन भागों कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य प्रकाश से वंचित होते हैं। अवर्णी ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये जड़ एवं भूमिगत तनों में पाए जाते हैं। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट मक्का, आलू, गेहूं आदि की जड़ों में और वो ऐसे भागों में पाए जाते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। ठीक है, तो प्लास्टिड यही 3 होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और अवर्णी यानी ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर और लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली या पाचन थैली या डाइजेस्टिव बैग कहा जाता है ना। ये जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनका निर्माण गाल्जी कायों में होता है तथा ये अंतः कोश की पाचन के मुख्य स्थान होते हैं। कभी कभी लाइसोसोम अपनी ही कोशिका का पाचन कर कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसी कारण इन्हें आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग या फिर डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर केंद्रक की बात हो गई। केंद्रक क्या होते हैं? कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोशिका में अगर पेट वगैरह दे रहे हैं या फिर कोई ऐसा एग्जाम हो, छोटे एग्जाम में सीधे सीधे पूछ दिए जाते हैं, या फिर यूपीपीसीएस अगर स्टेटमेंट वाइज देगा तो ये पूछेगा केंद्रक की खोज किसने किया था। केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, है ना। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। केंद्रक में क्रोमोसोम तथा जीन उपस्थित रहते हैं। केंद्रक में क्रोमोसोम तथा जीन उपस्थित रहते हैं। तो क्रोमोसोम और जीन कहाँ उपस्थित हैं? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र और जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? गुणसूत्र और जीन कहाँ उपस्थित होते हैं? केंद्रक में उपस्थित होते हैं। ठीक है, केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ओके, तो केंद्रक की खोज किसने की थी? कोशिका में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है और केंद्रक में ही क्रोमोसोम तथा जीन उपस्थित होते हैं, यानी गुणसूत्र और जीन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं गुणसूत्र क्या है। गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र महीन, लंबे तथा कुंडली धागे के रूप में दिखाई देते हैं तथा कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। गुणसूत्र का शीर्ष भाग टेलीमियर कहलाता है। गुणसूत्र डीएनए जिसमें 40% और क्षारीय हिस्टोन प्रोटीन जो हम बताए थे, तो यानी गुणसूत्र क्या?
40% डीएनए और 60% हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनता है, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम गुणसूत्र बनता है। डीएनए 40% और हिस्टोन प्रोटीन 60% जब मिलते हैं तो गुणसूत्र बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं, है ना। और सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। मनुष्य में 46 यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। स्त्री और पुरुष में 22 जोड़ी समान होते हैं। स्त्रियों में 22वां जोड़ी XX होता है, पुरुषों में 23वां जोड़ी XX होता है महिलाओं में, और पुरुषों में 23वां जोड़ी XY होता है। यही 23वां जोड़ी जो होता है लिंग गुणसूत्र होता है, जो निर्धारित करता है कि लड़का है होगा या लड़की होगी। इस गुणसूत्र के आधार पर होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। कुछ सरीसृपों जैसे मगरमच्छ, छिपकली इत्यादि में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। इन जीवों में लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय ताप द्वारा होता है। ओके, तो हम आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे। अब हम एक बार रिवीजन करना चाहते हैं, 2 मिनट में रिवाइज करवा देते हैं आपका। गुणसूत्र क्या है? गुणसूत्र का जो शीर्ष भाग होता है उसको टेलोमियर कहा जाता है। टेलोमियर कहलाता है। डीएनए 40% और हिस्टोन प्रोटीन 60% मिलकर क्या बनाते हैं? गुणसूत्र। ओके, ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक निश्चित संख्या में पाए जाते हैं। यानी कि जैसे कि मनुष्यों की बात करें तो निश्चित संख्या में है, 23 जोड़ी हैं, है ना। तो 22 जोड़ी जो होते हैं पुरुष और स्त्री में समान होते हैं। 23वां जोड़ी जो होता है महिलाओं में XX और पुरुषों में XY होता है, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। केंद्रक क्या है? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। केंद्रक में गुणसूत्र और जीन उपस्थित रहते हैं। गुणसूत्र और जीन उपस्थित रहते हैं। यहाँ पर हमने लाइसोसोम के बारे में बताया, जिसको आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग या पाचन थैली भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कभी कभी लाइसोसोम अपनी ही कोशिका का पाचन कर कोशिका को नष्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हमने प्लास्टिड के बारे में बताया। प्लास्टिड यानी लवक के बारे में बताया। लवक 3 होते हैं, हरित लवक यानी क्लोरो, और वर्णी यानी क्रोमो, और तीसरा अवर्णी यानी ल्यूकोप्लास्ट। तो 3 प्रकार के होते हैं। यह पर्ण हरित की उपस्थिति के कारण हरे रंग का होता है। कौन सा? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। यानी जब कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जब क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है तो क्या होता है? हरे टमाटर लाल हो जाते हैं। सेब का लाल रंग एंथोसायनिन के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, पपीते का पीला रंग कैरिकासेंथिन, गाजर कैरोटीन, हल्दी चुकंदर का रंग जो होता है वो ज़ैंथोफिल के कारण होता है। ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक जो होते हैं कि ऐसे भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, जैसे जड़ एवं भूमिगत तनों में, जैसे मक्का, आलू, गेहूँ इत्यादि में। ओके, यहाँ पर हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही मेसोसोम संरचना पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? श्वसन क्रिया को संपादित करता है। वही मेसोसोम करता है श्वसन तथा कोशिका विभाजन कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है, जो एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में गोलाकार डीएनए 70S राइबोसोम पाया जाता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का लक्षण है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या है? इसमें केंद्रक का अभाव होता है। यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है। इसमें केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका अनुपस्थित और इसमें उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक में उपस्थित, प्रो में अनुपस्थित, ठीक है। इसमें जो होता है कि गुणसूत्र कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं और इसमें बिखरे हुए नहीं रहते हैं, केंद्रक में रहते हैं। कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त यानी इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं और इसमें 70S एवं 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा नहीं होता और हिस्टोन प्रोटीन का पूर्णतः अभाव होता है, और इसमें दोनों होता है, जुड़ा होता है और हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है। अभाव वाली जितनी चीज़ें हैं वो प्रोकैरियोटिक में है, ठीक है। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या केवल 1 होती है प्रोकैरियोटिक में, और इसमें 1 से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये जो होते हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, और ये सभी पौधे तथा जंतु में पाई जाती हैं, विषाणु और जीवाणु, बैक्टीरिया और वायरस को छोड़कर, ठीक है। हमने यहाँ पर देखा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक परजीवी जीवाणु की होती है, याद रखिएगा। एवं संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका ग्रैन्यूल सेल ऑफ सेरिबेलम है, और सबसे बड़ी कोशिका जो थी अंडाणु है, और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र का न्यूरॉन होती है, ठीक है। हमने बताया कि सेल होता है, सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू यानी ऊतक बनते हैं। ऊतक से क्या बनता है? ऑर्गन हमारे शरीर में बनता है, और उसके बाद जो है कि हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। और मानव शरीर में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? यूकैरियोटिक पाई जाती हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर आज शाम को हम प्रयास करेंगे। अगर अभी वीडियो अपलोड हो गया तो हम शाम को, अभी हम सुबह हम कर रहे हैं, शाम को एक और वीडियो दे देंगे और इस चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, और बहुत बहुत धन्यवाद।